गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम 3-4 टॉपिक फिनिश करेंगे छोटा छोटा, जैसे कि भारत का महान्यायवादी हो गया। फिर हम लोग पढ़ेंगे क्या 16 नंबर, जिसमें पढ़ेंगे भारत का नियंत्रण महालेखा परीक्षक के बारे में। फिर 17 पढ़ेंगे क्या भारत की संचित निधि, ओके। और 18 में पढ़ेंगे भारत की आकस्मिकता निधि। और एक और टॉपिक है जिसका नाम क्या है, सब छोटा छोटा है, जिसको आज फिनिश करेंगे। 19 नंबर टॉपिक में क्या है, संविधान में संशोधन, ठीक है। तो हम लोग पढ़ेंगे 15 से लेकर 19 तक। तो ध्यान दीजिएगा कि रिविजन करना है, शुरू कर, ठीक है। 15 नंबर क्या बोल रहा है, 15 नंबर क्या बोल रहा है, भारत का महान्यायवादी। इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। अभी फिलहाल में कौन है, तो आर वेंकटरमनी जो हमारे हैं अभी प्रेजेंट टाइम में, अगर याद रखना हो तो याद रखिएगा, करंट आर वेंकटरमनी जो है क्या है, हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के महान्यायवादी। तो इसके बारे में पढ़ते हैं आज। भारत के महान्यायवादी की जिक्र कहाँ है, तो अनुच्छेद नंबर 76 में इसका जिक्र है, याद रखना। अनुच्छेद नंबर 76 किससे रिलेटेड है, भारत के महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से रिलेटेड है। अनुच्छेद नंबर 76, अनुच्छेद याद हो गया। इसमें क्या है, होता क्या है, देखो, महान्यायवादी लिखा सर्वप्रथम भारत सरकार का विधि अधिकारी होता है, यानी कि नियम कानून बनाने वाला। विधि का मतलब क्या होगा, नियम कानून बनाने वाला। तो इसको क्या बोलेंगे, भारत सरकार का विधि अधिकारी इनको बोला जाता है, महान्यायवादी को। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ कि ना तो ये संसद का सदस्य होते हैं और ना ही ये मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं, लेकिन किसी भी सदन में बोल सकता है किंतु मत देने का अधिकार नहीं। अनुच्छेद नंबर 88 क्या बोल रहा है कि किसी सदन के सदस्य नहीं हो सकते हैं और ना ही किसी मंत्रिमंडल के सदस्य हो सकते हैं, लेकिन किसी भी संसद में जाकर या किसी भी मंत्रिमंडल में जाकर बीच में कुछ सजेशन देना हो या कुछ बोलना हो तो बोल सकते हैं। वोटिंग नहीं कर सकते, सदस्य नहीं तो वोटिंग नहीं कर सकते, लेकिन बोलने का अधिकार है। ये कौन सा अनुच्छेद बोल रहा है, अनुच्छेद नंबर 88 में बोला गया। तो अनुच्छेद नंबर 88 याद रखना है, 76 याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ जो इसका नियुक्ति कौन करेगा, जैसे महान्यायवादी इनका नियुक्ति कौन करेगा, तो राष्ट्रपति करेंगे, याद रखना, हमेशा याद रखना, इनका नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेंगे, ठीक है। महान्यायवादी बनने के लिए अहर्ताएँ होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने योग्य, यानी कि उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश का जो मतलब क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो भी होता है, क्वालिफिकेशन जो चाहिए सेम टू सेम महान्यायवादी बनने के लिए चाहिए। यानी कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए जो योग्यता चाहिए वही योग्यता चाहिए वो महान्यायवादी बनने के लिए, यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बनने के लिए, ठीक है, ये याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है कि महान्यायवादी को भारत के राज्य क्षेत्र सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार। देखो, ये भारत में किसी भी राज्य क्षेत्र में जाकर सुनवाई कर सकता है, इनको पूरे देश में छूट है। सोच लो, महान्यायवादी को भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार है। किसी भी न्यायालय में चले जाएं, जहाँ घुस जाएं, वहाँ उनको क्या करना, सुनवाई का अधिकार है। नेक्स्ट पॉइंट याद रखना, महान्यायवादी सहायता देने के लिए एक होता है सॉलिसिटर जनरल और 2 अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल होता है, याद रखना। महान्यायवादी के लिए एक हेल्प करने के लिए होता कौन होता है, सॉलिसिटर जनरल होता है, याद रखना। आपने सुना होगा सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है, तो किस लिए होता है, जनरली सॉलिसिटर जनरल जो होता है किस लिए होता है, महान्यायवादी को हेल्प करने के लिए, यानी इनको कामों में हेल्प किया जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा क्या, भारत का महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में था। नेक्स्ट पढ़ते हैं, राज्य का महाअधिवक्ता क्या होता है, ये भी काम इंपॉर्टेंट। जैसे कि सेंट्रल में हो गया हमारा क्या, महान्यायवादी हो गया, उसी तरह स्टेट के लिए जो होता है उसको बोलते हैं अधिवक्ता, सेम काम है, लेकिन ये राज्य के लिए सिर्फ है, पूरे देश में के लिए वैलिड नहीं होता है, मतलब प्रदेश के लिए इनके पास पावर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ राज्य के लिए। तो उन्होंने क्या बोलेंगे, राज्य का महाधिवक्ता, यानी कि इसको बोलते हैं सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, याद रखना। अनुच्छेद नंबर 165 का जिक्र है, राज्य का जो महाधिवक्ता है इसका जिक्र कहाँ है, अनुच्छेद नंबर 165, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया स्टेट बोल सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि 165 में कि राज्य का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है, ये देश का नहीं है, सिर्फ राज्य का है। राज्य का सर्वोच्च क्या है, कानून अधिकारी, विधि अधिकारी नहीं, क्या है, कानून अधिकारी, यानी कि कानून वगैरह बनाएंगे, वो सिर्फ वो किस लिए, राज्य के लिए, याद रखना। ये 2 पॉइंट आपको याद रखना, ये राज्य का सर्वोच्च कानून अधिकारी हैं, राज्य के हैं और कानून अधिकारी हैं, सेंट्रल नहीं है। सेंट्रल अगर रहे तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएंगे महान्यायवादी हो जाएंगे, और विधि अधिकारी वो रहते हैं, ठीक है। ये हैं सिर्फ कानून अधिकारी। नेक्स्ट लिखा जो नियुक्ति कौन करेगा, अब स्टेट के हैं तो स्टेट में सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन होता है, राज्यपाल होता है, तो इनका नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल करेगा, ठीक है। और इनकी योग्यता क्या होनी चाहिए, उनका योग्यता था क्या था, महान्यायवादी का योग्यता क्या था, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर, लेकिन इनका उच्चतम न्यायालय नहीं होगा, इनका सिर्फ उच्च न्यायालय होगा, उच्चतम नहीं, यानी कि हाईकोर्ट का जो जज का जो मतलब क्वालिफिकेशन होता है सेम टू सेम इनके लिए चाहिए, सिर्फ उच्च न्यायालय। उच्चतम न्यायालय रहेगा तो वो हो जाएगा महान्यायवादी, लेकिन सिर्फ उच्च न्यायालय रहेगा तो कौन हो जाएंगे, राज्य के अधिवक्ता हो जाएंगे। तो वही बोला कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता होनी चाहिए महाधिवक्ता बनने के लिए, बस। अब काम क्या है, महाधिवक्ता का काम क्या होगा, सॉलिसिटर जनरल का तो हमने पढ़ लिया,
लेकिन यहाँ महाधिवक्ता का क्या कार्य होगा? पहला काम यह है कि राज्य सरकार को विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह दें जो राष्ट्रपति द्वारा सौंपा गया। मतलब मान लो कि राष्ट्रपति ने कोई काम सौंपा है किसी राज्य को, ठीक है, तो उसके लिए जो नियम कानून वगैरह जो कुछ भी बनाएगा वो कौन बनाएगा? हमारे राज्य का महाधिवक्ता बनाएगा, ठीक है। तो ये राज्य सरकार को विधि संबंधी ऐसे विषयों की सलाह दे, सलाह सिर्फ देना है, बनाना भी नहीं, सलाह दे सकता है, सलाह दे जो राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए हैं, ठीक है, ये याद रखना, मतलब हेल्प करेगा कानून वगैरह बनाने में। सेकंड हमको याद रखना है क्या कि विधिक स्वरूप में ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करे जो राज्यपाल द्वारा सौंपे गए हैं। अब देखो, अब राज्यपाल भी काम दे सकता है, महाधिवक्ता का काम क्या है? इसको कौन काम देगा? ऑर्डर कौन देगा? तो राज्यपाल देगा। राज्य का जो राज्यपाल है वो क्या कोई काम अगर सौंपता है महाधिवक्ता को, तुमको करना पड़ेगा, ठीक है, राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होना। लिखा राज्य के किसी न्यायालय के समक्ष सुनवाई का अधिकार है। देखो ये राज्य के लिए सिर्फ वैलिड है, राज्य के समक्ष किसी न्यायालय के समक्ष सुनवाई का अधिकार है इनको, ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना। और अगर वही अगर रहते क्या महानवादी रहते तो पूरे देश में कहीं भी जा सकते थे, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ राज्य में, किसी अगर राज्य के महाधिवक्ता तो उसी राज्य तक के सीमित रहेंगे, वहाँ के किसी भी न्यायालय में क्या कर सकते उनका सुनवाई का अधिकार है। नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है कि विधानमंडल के दोनों सदनों या संबंधित समिति अथवा उस सभा में जहाँ के लिए वह अधिकृत हैं बिना मताधिकार बोलने भाग लेने का अधिकार है। देखो सेम टू सेम है, लेकिन ये क्या है? सिर्फ और सिर्फ विधानमंडल के लिए, सिर्फ और सिर्फ विधानमंडल के लिए। विधानमंडल में जाके कुछ सजेशन दे सकते हैं, लेकिन वोटिंग नहीं कर सकते हैं। बोलने का अधिकार है लेकिन वोटिंग का अधिकार नहीं है। कहाँ? तो विधानमंडल में बोलेंगे। ये विधानमंडल के सदस्य से क्या लिखा हुआ? हाँ, ये आपको ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनका विस्तार में भत्ते मिलते हैं, याद रखना है। इनको सेम टू सेम फैसिलिटी कैसा दिया जाता है? जैसे विधानमंडल के जो सदस्य हैं सेम टू सेम ऐसा ही फैसिलिटी इनको दिया जाएगा, उतना ही भत्ता दिया जाएगा, वही फैसिलिटी, मतलब फ्लैट दिया जाएगा, गाड़ी वगैरह जो भी है सेम टू सेम विधानमंडल के सदस्य के जैसा दिया जाता है। याद रखना ये बात। जो विधानमंडल के सदस्य के जो वेतन होगा, सैलरी होगा, जो भी है सेम टू सेम उसी तरह से दिया जाएगा इनको भी, महाधिवक्ता को भी, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं 60 नंबर टॉपिक, जिसका नाम है भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक। इसको बोलते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर, क्या बोलते हैं? ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इनको बोला जाता है अंग्रेजी में। भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक अनुच्छेद नंबर 148 से लेकर 151 तक बीच है, ठीक है, 148 से लेकर 151 के बीच में जिक्र है नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के बारे में, 148 से 151 लगातार, ठीक है। इस पॉइंट आपको याद रखना कि नियुक्ति कौन करेगा? तो इनका नियुक्ति भी कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। राज्यपाल नहीं करेगा, कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। नियुक्ति कौन करेगा? भारत का है, ठीक है, भारत का नियंत्रक मान लो, जहाँ जहाँ भी भारत आ जाए तो समझ लो कि कौन करेगा? नियुक्ति राष्ट्रपति करने वाला। ये दोनों सदनों के क्या लिखा? संवेदन पर ही हटाया जा सकता। हाँ देखो, नियुक्ति तो राष्ट्रपति करते हैं लेकिन हटा नहीं सकते हैं राष्ट्रपति को हटाने की पावर नहीं है। हटाएगा कौन? दोनों सदन मिल के समावेशन, देखो संवेदन के द्वारा हटा सकता है, यानी कि दोनों सदन यानी कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों मिल के अगर बनाएगा कि मीटिंग करेगा या जो भी है, दोनों मिल के इनको हटा सकता है, अकेले भी नहीं। यानी कि राज्यसभा हटा रहा है, लोकसभा नहीं हटा रहा है, ऐसा नहीं, दोनों को मिल के क्या करना, डिसीजन लेना पड़ेगा इनको हटाना अगर है तो। नियंत्रण महालेखा परीक्षक हटाना है तो दोनों सदन के समावेशन पर ही हटाया जा सकता है, लेकिन नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। नेक्स्ट पॉइंट याद रखना, इनका जो कितना वैलिडिटी कितना दिन रहता है? देखो 6 वर्ष या तो 65 वर्ष, यानी कि कितने दिन तक, मतलब क्या कर सकते हैं पदावधि पर, मतलब कितने दिन का, मतलब क्या उसको बोलते हैं, जॉब बोल सकते हैं, और क्या है ना, कितने दिन का मतलब पद पे रह सकते हैं? तो 6 वर्ष, या तो 6 वर्ष या तो 65, जो पहले आ जाए, जो पहले पहुँच जाए। अगर 6 वर्ष तक वो रह सकते हैं भारत के मानदंड नियुक्त परीक्षक, या तो 65 वर्ष, दोनों से जो पहले आ जाएगा उतना ही पर रिटायरमेंट हो जाए। माना कि वो 6 वर्ष हुआ भी नहीं उनका जॉब का और 65 वर्ष उनका एज अगर एज हो गया तो उनको हटा दिया जाएगा, ठीक है। तो याद रखना 65 या 6 वर्ष। नेक्स्ट लिखा होगा सेवानिवृत्ति के पश्चात भारत सरकार के अधीन कोई पद धारण नहीं कर सकते लोग। अगर ये बन गए हैं नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक तो कोई दूसरा सेवा पद ये नहीं ले सकते हैं। कोई दूसरा अगर सरकारी गवर्नमेंट पद भी अगर लेना चाहें तो ये दूसरे पद पे नहीं जा सकते। ये इनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, दूसरा जॉब करना ही नहीं है। सेवानिवृत्ति के पश्चात भारत सरकार के अधीन कोई पद धारण नहीं कर सकता। समझ में आया? कोई पद नहीं मिलेगा। नेक्स्ट लिखा है सार्वजनिक धन का संरक्षण होता है। ये बनाया क्यों जाता है नियंत्रण महालेखा परीक्षक? तो सार्वजनिक धन जो है हमारा, जो हम लोग टैक्स पे किए हैं या जो भी पैसे हैं, जो सार्वजनिक धन है उसका संरक्षण कौन करता है? तो नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक ही करता है। सार्वजनिक धन का संरक्षण को माना जाता है, ठीक है, ये पॉइंट याद रखना है आपको। नेक्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट बोल रहा है क्या? भारत तथा प्रत्येक राज्य
एवं प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र की संचित निधि में से किए गए सभी व्यय विधि के अधीन हुए, यह इस बात की सब परीक्षा करता है। देखो अभी पढ़ा हमने कि सार्वजनिक धन का संरक्षण करता है, साथ में ये भी डिसाइड करेंगे कौन राज्य कितना पैसा खर्च करा है, कौन संघ राज्य क्षेत्र में कितना पैसा खर्च हुआ है, कितना व्यय हुआ है हमारा। इस सारा का लेखा जोखा कौन रखेगा? तो नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक रखेगा। अनुच्छेद नंबर 148 से 151। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं जिसका नाम है 70 नंबर टॉपिक, जिसमें पढ़ते हैं हम लोग भारत के संचित निधि। अभी पढ़ा इससे पहले क्या कि नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक जो क्या करता है, संचित निधि का देख रेख करता है। पढ़ा ना कि जो संचित निधि है उसका मतलब कहाँ व्यय हो रहा है, सबका देख रेख कौन कर रहा था? नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक। लेकिन अब पढ़ना है कि संचित निधि होता क्या है, संचित निधि आखिर है क्या, समझेंगे कैसे? तो याद रखना अनुच्छेद नंबर याद रखना 266(1) में लिखा गया है। भारत की संचित निधि के बारे में जिक्र कहाँ है? तो अनुच्छेद नंबर 266(1) में इसका जिक्र है। लिखा हुआ राजस्व की एक निधि है जिसे भारत की संचित निधि का राजस्व मतलब समझ रहे हो, जो हम लोग टैक्स पे किए हैं, जो टैक्स पे किए जो जमा हो रहा है उसी को क्या बोलते हैं? भारत के संचित निधि बोलते हैं। ये कहीं बाहर से पैसा नहीं आ रहा है, हम लोग कहीं पैसा है, हम लोग टैक्स दे रहे हैं तो भारत सरकार पैसा जमा कर रही है, तो उसी को क्या बोल देंगे? भारत की संचित निधि बोल देंगे। ठीक है, लिखा हुआ है कि संचित निधि में कोई धनराशि संसद द्वारा विनियोग विधेयक पारित कर दिए जाने के पश्चात ही निकाली या व्यय करेगी। देखो ये भी बड़ा अच्छा चीज़ है। इसमें बोल रहा है कि अगर संचित निधि में हम लोगों ने टैक्स दिया, भारत सरकार जमा कर ली, ठीक है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है भारत सरकार का मन करेगा तो लोग पैसा निकाल ले रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, खा जा रहे हैं, पी जा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके लिए अगर पैसा को अगर आपको निकालना है संचित निधि से तो आपको संसद से विधेयक पारित करके लेना पड़ेगा, नहीं संसद में आपको बोलना पड़ेगा ये चीज़ के लिए पैसा चाहिए। तो किसी विधेयक समझ ही रहोगे, नियम कानून जो निकलता है, यानी कि बिना विधेयक के आप नहीं निकाल सकते पैसे। संसद द्वारा विनियोग विधेयक पारित कर दिए जाने के पश्चात ही निकाली या व्यय की जा सकती है, यानी कि खर्च की जा सकती है। बिना विधेयक पारित किया पैसा नहीं निकाल सकते, वो भी कहाँ? संसद के द्वारा होगा। ये नहीं कि कोई भी आके आया पैसा निकाले, ऐसा नहीं होता। और देखो भारत में संचित निधि का भारतीय व्यय निम्न है, यानी कि भारत पे कैसे व्यय करता है, यानी कि जैसे हमारा संचित निधि है तो भारत में ही कैसे खर्च होता है। तो पहला तो खर्च आप लोग ये मान लो कि जितने भी बड़े बड़े पद हैं सबको सैलरी देने में खर्च हो जाता है, पहला खर्च यही है। तो पहले नंबर पर कौन आएंगे? तो हमारे भारत के फर्स्ट नागरिक कौन आते हैं? राष्ट्रपति आते हैं। तो वही है, राष्ट्रपति का वेतन और भत्ता और अन्य व्यय जितना भी राष्ट्रपति खर्चा है वो हमारे संचित निधि से ही दिया जाता है। उसी वजह से राज्यसभा के जो सभापति हैं, राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति होते हैं, है कि नहीं? साथ में जो उपसभापति हैं उनको दिया जाएगा जो भी वेतन है, भत्ता है, वो दिया जाएगा हमारे भारत के संचित निधि से ही। लोकसभा अध्यक्ष जो हो गए उनको क्या बोलते हैं? भारत लोकसभा अध्यक्ष क्या बोलते हैं? एक सेकेंड, अरे क्या उसको बोलते हैं? स्पीकर बोलते हैं, सॉरी, हाँ स्पीकर बोला जाता है। लोकसभा अध्यक्ष क्या बोलते हैं? स्पीकर बोला जाता है। ठीक है, तो लोकसभा अध्यक्ष हो गए, उपाध्यक्ष हो गए, उन सारे का वेतन जो है हमारे संचित निधि से जाएगा। थर्ड में आते हैं पहला तो राष्ट्रपति हो गया, दूसरा हो गया राज्यसभा लोकसभा हो गया, तीसरा में आपको याद रखना सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय के जितने भी न्यायाधीश और उनका सारा वेतन देना तो वो आ जाएंगे। उसके बाद फोर्थ में पे कौन आ जाएगा? नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, जिनका एजुकेशन कैसा होता है? सेम टू सेम सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के जैसा इनका अधिक क्या होता है? क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो वही है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक का जो वेतन है, भत्ता है, पेंशन है, हमारे संचित निधि से दिया जाएगा। पाँचवा आपको याद रखना, ऐसा ऋण भार जिनका दायित्व भारत सरकार पे, माना कि सरकार ने ऋण लिया है किसी दूसरे देश से या दूसरे कंट्री से लिया है, माना कि बहुत भारी भरकम ऋण ले लिया, तो चुकाएगा कैसे? तो हमारा टैक्स से ही चुकाया जाएगा, यानी कि जो हमारा भारत संचित निधि है उसी से थोड़ा थोड़ा करके चुकाया जाएगा। ऐसा भी नहीं कि आराम से सारा का सारा पैसा दे दिया और हम खुद कंगाल बैठ गए, ऐसा थोड़ी होता है। तो ऋण जो चुकाया जाएगा कैसे चुकाया जाएगा? हमारे भारत के संचित निधि से चुकाया जाएगा। सातवां लिखा है कोई अन्य व्यय संविधान द्वारा संसद निधि द्वारा इस प्रकार घोषित करें, यानी कि संसद के द्वारा कोई विधेयक बना के पैसा निकाला जा सकता है। अभी पढ़ा था इससे पहले, सेम टू सेम वही बोला गया कि अगर पैसे की ज़रूरत है देश को बढ़ाने के लिए तो हम क्या करेंगे? विधेयक पारित करके पैसा निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारे भारत का संचित निधि, अनुच्छेद नंबर 266(1). नेक्स्ट बढ़ते हैं 18 नंबर टॉपिक, जिसका नाम है भारत की आकस्मिकता निधि। ये समझ, आकस्मिकता मतलब माना इमरजेंसी कंडीशन। आकस्मिकता का मतलब होता है इमरजेंसी, यानी इमरजेंसी के लिए अलग पैसा रखा जाता है और नॉर्मल काम करने के लिए अलग पैसा रखा जाता है। ये ध्यान रखना आपको, सरकार भी बड़ा तेज होती है, ऐसे नहीं चल रहा है देश। तो याद रखना, भारत की जो आकस्मिकता निधि है इसका जिक्र जो है अनुच्छेद नंबर 267 में इसका जिक्र है, 267, 267। ये सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। लिखा हुआ है अनुच्छेद नंबर 267 में क्या लिखा हुआ? संसद और राज्य विधानमंडल को भारत या राज्य की आकस्मिकता निधि सर्जित करने की शक्ति देता है। देखो जो पैसा है, इमरजेंसी वाला जो निधि पैसा है, ये कौन रखेगा, कौन इसको कंट्रोल करेगा? तो रखता कौन है? संसद और राज्य विधानमंडल को ये पावर दिया जाता है।
इसका देखरेख कौन करेगा? संसद और राज्य विधानमंडल को भारत या राज्य की आवश्यकता निधि को सृजित करने का शक्ति देता है। भारत और राज्य दोनों का, अगर भारत करना तो संसद करेगा उसका देखरेख, अगर राज्य का करना तो कौन करेगा? राज्य विधानमंडल करेगा। कोई राज्य का पैसा है संचित है, इमरजेंसी के लिए पैसा है, तो देखरेख कौन करेगा? राज्य का विधानमंडल करेगा। अगर भारत का है इमरजेंसी के लिए तो कौन करेगा? संसद उसका देखरेख करेगा। ठीक है, संसद में कौन आता है? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा तीनों आता है, तब जाकर संसद बनता है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ेंगे कि निधि। निधि में क्या लिखा हुआ है? सॉरी, यह निधि मतलब जो भी है पैसा जो है, यह निधि भारत सरकार की आवश्यकता निधि अधिनियम 1950 के तहत लाया गया था। ये मतलब इसका गठन कब किया गया था? मतलब कि ऐसा कब माना गया था कि भाई इमरजेंसी के लिए पैसा रखना चाहिए? ये सरकार कब डिसाइड किया था? तो आकस्मिकता अधिनियम 1950 में डिसाइड करा गया था। किस अधिनियम के तहत डिसाइड करा गया? आकस्मिकता अधिनियम 1950 याद रखना। 1950 में ये वाला जो निधि लाया गया, इमरजेंसी कंडीशन के लिए अलग पैसा रखने की व्यवस्था। यह निधि देखो क्या लिखा हो, कार्यपालिका के व्ययनाधीन है। देखो इसका कंट्रोल तो संसद कर रहा है कि नहीं? संसद का देखरेख करेगा, लेकिन कार्यपालिका जो है ना कि जो काम करेगा, मेन पैसे का जो लेन देन है वो संसद नहीं करेगा। संसद का सिर्फ काम क्या है? देखरेख करना। ये जो है कार्यपालिका डिसाइड करेगा कि कहाँ हम कितना पैसा खर्च करेंगे। वही लिखा हो व्ययनाधीन। व्ययनाधीन का मतलब क्या होता है? यही है जिम्मेवारी, यानी खर्च करने के लिए कौन है? कार्यपालिका है जिम्मेवारी। कार्यपालिका ने डिसाइड करेगा कहाँ कितना पैसा हमको खर्च करना है इमरजेंसी वाले पैसे का। कौन डिसाइड करेगा? कार्यपालिका। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। देखरेख करेगा संसद, लेकिन जो है डिसाइड कौन करेगा खर्च कहाँ करना है? कार्यपालिका करेगा। ठीक है, क्योंकि कार्यपालिका ही मेन काम होता है, कार्यपालिका ही मेन काम करती है कि नहीं? संसद के लोग थोड़ी कि मेन काम कर रहे हैं, उनको तो भाई बैठ कर नियम कानून बनाना है, काम तो वही करता है कि नहीं? नेक्स्ट लिखा हुआ जब विधानमंडल अनुपूरक लिखा हुआ है अधिक अनुदान या ऐसे व्यय को प्राकृत नहीं करता तो अनविच्छित व्यय प्रयोजन के लिए कार्यपालिका इस योजना का अग्रिम धन दे सकता है। माना कि कोई धन विधेयक पारित करना चाह रहा है, ठीक है, कोई विधानमंडल धन विधेयक पारित कर रहा है, माना कि पारित नहीं हुआ, लेकिन पैसे का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नॉर्मली समझने की बात करो कि हम विधेयक लाना चाह रहे हैं कि सर हमको पैसा चाहिए, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है, वो विधेयक आना पॉसिबल नहीं है, या उतना ज़्यादा पैसा मांग रहे हैं कि वो पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे? कार्यपालिका से हम डायरेक्ट ले सकते हैं। कार्यपालिका का चाहेगा तो क्या कर सकता है? थोड़े पैसे दे सकता है इमरजेंसी कंडीशन के लिए, याद रखना है ये बात। बिना संसद के परमिशन के भी दे सकता है। ठीक है, तो कार्यपालिका अपनी जिम्मेवारी भी क्या कर सकता है? पैसा दे सकता है, अग्रिम धन दे सकती है, यानी पहले ही धन दे सकता है। विधेयक मतलब पारित हो या ना हो उससे पहले भी धन दे सकता है कार्यपालिका अपनी जिम्मेवारी पर। ठीक है, वही बोला गया है। जब तक विधानमंडल अनुपूरक अतिरिक्त या अधिक अनुदान द्वारा ऐसे व्यय को प्राधिकृत नहीं करता है तब तक समय समय पर अनिश्चित व्यय के प्रयोजन के समय पर मतलब थोड़ा थोड़ा पैसा देगा। अनिश्चित व्यय करने के प्रयोजन के लिए कार्यपालिका इस निधियों से अग्रिम धन दे सकती है, यानी कि पहले ही पैसा दे सकता है, बिना विधेयक लाए ही पहले पैसा दे सकता है अगर ज़रूरत है तो, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके देगा। इन्हीं के एक बार में पूरा पैसा ही दे दिया, ऐसा नहीं होता। पूरा पैसा चाहिए तो आपको लाना पड़ेगा, क्या लाना पड़ेगा आपको? विधानमंडल जाके आप क्या करना पड़ेगा? आपको विधेयक लाना पड़ेगा, तब जाकर पैसा निकलेगा, ऐसा नहीं निकलेगा। लास्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ इसके बारे में? ये कितनी रकम हो यह समुचित विधानमंडल विनियमित करेगा। लो, ये इंपॉर्टेंट है कि कितना पैसा निकालना है, ये डिसाइड कौन करेगा? ये जो विधानमंडल वो डिसाइड करेगा, संसद है वो डिसाइड करेगा, क्योंकि विधेयक तो आप ला रहे हैं संसद और विधानमंडल में ही ला रहे हैं, तो डिसाइड कौन करेगा? वही दोनों डिसाइड करेंगे कितना पैसा आप निकाल सकते हो संचित निधि से। ऐसा थोड़ी कि गया सर इतना करोड़ चाहिए दे देंगे, ऐसा थोड़ी आता, वो लोग भी जांच पड़ताल करेगा ना जी। तो वही बात है कि ये है समुचित विधानमंडल विनियमित करेगा कि कितना आपको देना है कितना नहीं देना। ठीक है, तो ये था हमारा आकस्मिकता निधि था 1950, अधिनियम 1950 के तहत लाया गया था। ठीक है, अब 19 नंबर पढ़ते हैं टॉपिक्स। ये लास्ट टॉपिक है, ध्यान दीजिएगा, मतलब आज का लास्ट टॉपिक है। 19 नंबर टॉपिक पढ़ने संविधान के संविधान में संशोधन। तो बहुत बार आपने पढ़ा सुना भी होगा, संविधान में बहुत बार संशोधन हुआ है, हाल फिलहाल में बहुत बार हुआ है कि नहीं? तो संविधान संशोधन की जो बात लिखा गया कहाँ? अनुच्छेद नंबर 368। अनुच्छेद तो एकदम दिमाग में होना चाहिए, अनुच्छेद नंबर 368। देखो तरीका क्या होगा? 3 दूना 6 और 6 2 8, याद हो जाएगा है कि नहीं? 3 दूना 6, 6 दूना 6 और 2 कितना होता है? 8 होता है, तो 368 हो गया। ठीक है, तो संविधान में संशोधन के जिक्र जो का है अनुच्छेद नंबर 368। तो अब संशोधन कैसे कर सकते हैं? 3 विधियों के द्वारा किया जा सकता है। संशोधन का जो है 3 तरीके से आप कर सकते हैं, संविधान संशोधन कर सकते हैं। अब तीनों को बारी बारी पढ़ते हैं। पहला जो आता है विधि उसको बोलते हैं साधारण विधि द्वारा, यानी कि नॉर्मल विधि द्वारा। इसमें क्या होता है कि संसद के साधारण बहुमत द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति को स्वीकृति मिलने पर एक कानून बन जाता है। इसके अंतर्गत राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति मिलने पर निम्न संशोधन किए जा सकते हैं। मतलब कुछ नहीं करना, संसद में जाना है आपको,
कोई विधेयक लाना है या कुछ भी करना है, मतलब कोई विधेयक लाना है और उस पर राष्ट्रपति का साइन करवा लेना, मतलब ऐसा विधेयक होना चाहिए जो संविधान संशोधन से रिलेटेड हो। ठीक है, तो विधेयक लाए और राष्ट्रपति में मान गया, साइन कर दिया राष्ट्रपति, तब आपका सीधे वो कानून बन जाएगा। यानी कि सीधे सीधे समझ लो कि उस दिन से आपको क्या हो गया, संविधान चेंज हो गया उस टॉपिक का जो आपने चेंज करवाना चाहा। ठीक है, तो लेकिन ज़रूरी है क्या, राष्ट्रपति का साइन जरूरी है, बिना राष्ट्रपति के साइन के आपको कोई भी चेंज नहीं होगा। तो सिंपल क्या करेंगे, संसद में जाना है, अपना बहुमत है वगैरह हमारा है, तो हम कोई भी विधेयक पारित करवा सकते हैं, है कि नहीं। तो कौन कौन सा चेंज कर सकते हैं, ये साधारण विधि द्वारा कौन कौन सा चीज़ कर सकते हैं, लिमिटेशन है, ऐसा नहीं कि कुछ भी चेंज करा दो। साधारण विधि में कुछ लिमिटेशन की यही आप चेंज करवा सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। जैसे कि नए राज्यों का निर्माण कराना हो तो आप करवा सकते हैं। ठीक है, नए राज्यों का निर्माण, ये भी संविधान में संशोधन ही है। आप लोग अगर देखिए कि क्या है ये संविधान में संशोधन कैसे हुआ, लेकिन है कैसे, क्योंकि हम लोग फर्स्ट में पढ़ते हैं कि हमारा जो भारत है राज्यों का क्या है, एक समूह है, तो चेंज तो हो रहा है, राज्य की संख्या बढ़ रहा है कि नहीं। तो नए राज्यों का निर्माण ये भी क्या है, हमारे संविधान में संशोधन ही है। ठीक है, तो नए राज्यों का निर्माण कराना तो साधारण विधि से करेंगे। राज्य क्षेत्र सीमा और नाम में परिवर्तन, यानी कि किसी राज्य का नाम बदलना हो या जो बॉर्डर है उसको बढ़ाना या घटाना हो, राज्य का जो बॉर्डर है उसको बढ़ाना या घटाना हो तो करवा सकते हैं संसद में जाकर। संविधान की नागरिकता संबंधी अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय प्रशासन संबंधी केंद्र और प्रशासन क्षेत्र प्रशासन संबंधी व्यवस्था, यानी कि जो लोअर कास्ट मतलब लोअर लोग हैं, लोअर कास्ट जो होता है अनुसूचित क्षेत्र हो गया, अनुसूचित जनजाति हो गए, उनके लिए क्या कर सकते हैं, आरक्षण की व्यवस्था करा सकते हैं, या कुछ चेंजेस कराना चाहें कि सर इनको ज़्यादा फैसिलिटी दिया जाए या कम फैसिलिटी दिया जाए, कुछ भी जो चेंजेस कराना चाहते हैं इन लोगों से रिलेटेड वो भी आप करवा सकते हैं साधारण विधि के द्वारा। तो क्या हमने करा, पहला तो हमने राज्य का निर्माण करा, दूसरा हमने क्या करा, राज्य क्षेत्र को चेंज करा और साथ में क्या बोलते हैं नाम में चेंज करवाया। तीसरा में हमने क्या करा, उन लोगों की जो अनुसूचित क्षेत्र है और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र है उनको क्या नागरिकता संबंधी जो भी चीज़ें हैं या जो भी आरक्षण से जो चीज़ें हैं परिवर्तन करना चाहें तो करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा साधारण विधि। अब आता है विशेष बहुमत संशोधन। इसमें क्या है, इसमें देखो क्या है, इसके लिए क्या हो चाहिए, संसद के प्रत्येक सदन द्वारा कुल सदस्यों के बहुमत तथा उपस्थित मतदान भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 मतों से विधेयक पारित हो जाए तो राष्ट्रपति स्वीकृति मिलते ही वह संशोधित संविधान का अंग बन जाता है। न्यायपालिका तथा राज्य के अधिकारों तथा शक्ति, हाँ ये देखो ये बाद में पढ़ते हैं। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है कि इसकी कंडीशन ये है कि 2/3 मत मिलना चाहिए, जो वहाँ पे प्रेजेंट है, जो वोटिंग दे रहा है, जो वोटिंग कर सकता है, जो वहाँ पे प्रेजेंट है हमारे संसद के अंदर जितने भी कुल सदस्य हैं, कुल सदस्य का 2/3 भाग। पहले ऐसा कुछ नियम नहीं था कि 2/3 को देना ही है, यहाँ सिर्फ बहुमत चाहिए था, 2/3 और 2/4 कुछ नहीं ऐसा था। लेकिन यहाँ पे है कि आपको 2/3 वोटिंग मिलना चाहिए। अगर 2/3 से अगर वोट कम मिल रहा है, पूरे सदस्य की संख्या का 2/3 से अगर कम मिल रहा है तो ये विशेष बहुमत वाला जो संशोधन नहीं हो सकता। तो इसमें कम से कम आपको क्या होना चाहिए, 2/3 आपको मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए, सदस्यों को क्या मिलना चाहिए, मत मिलना चाहिए, है कि नहीं। इस पर क्या होगा, इस पर भी क्या अगर राष्ट्रपति अपना साइन करेगा आप क्या बन जाएगा, सीधे सीधे संविधान का क्या माना जाएगा कि संशोधन हो गया, ये माना जाएगा, संविधान का अंग मान लिया जाएगा। अब देखो कौन कौन सा चेंज करवाया जा सकता है, जैसे कि यहाँ पे चेंज करवाया जा सकता है न्यायपालिका। न्यायपालिका से रिलेटेड कुछ बातें हैं, जैसे कि न्यायपालिका को हम हटाना चाह रहे हैं या नए न्यायपालिका को लाना चाह रहे हैं या कुछ और बातें हैं, जो भी न्यायपालिका से रिलेटेड बातें होंगी उसको चेंज करवा सकते हैं। राज्यों के अधिकारों एवं शक्तियों जैसे कुछ विशिष्ट बातों को छोड़कर संविधान के अन्य सभी व्यवस्थाओं में इस पर क्या संशोधन किया जा सकता है। अब राज्य के जो अधिकारों हैं और जो शक्तियाँ हैं, राज्य के पास जो शक्ति है, राज्य के पास स्पेशल पावर होता है कि नहीं, जिसमें सेंट्रल कुछ भी चेंज नहीं कर सकता होता है कि नहीं, तो उसमें भी हम चेंज करवा सकते हैं। विशेष बहुमत द्वारा हम राज्य के जो अधिकार है और जो शक्ति है उसमें चेंज करवा सकते हैं। जो न्यायपालिका है, न्यायपालिका से जो भी अधिकार और शक्ति है न्यायपालिका को, उसको भी चेंज करवा सकते हैं। लेकिन इसके लिए क्या चाहिए हमको, विशेष बहुमत द्वारा संशोधन चाहिए। ठीक है, विशेष बहुमत का मत याद रखना, 2/3 वोटिंग चाहिए हमको। लास्ट पढ़ते हैं जिसका नाम क्या है, ये काफ़ी डेंजरस है। अगर ये किसी ने करवा लिया तो समझो कि पूरा कंट्रोल कर सकता है, ये बहुत डेंजरस है और थोड़ा हार्ड भी है, इसको चेंज नहीं करवा सकते हैं। अगर कोई आसानी से करके करवा रहा है चेंजिंग, ये थर्ड वाला, तो समझो कि देश खतरे में। इसमें क्या बोला गया, संसद के विशेष बहुमत एवं राज्य विधानमंडलों की स्वीकृति से संबंध। पहले तो संसद का विशेष बहुमत चाहिए आपको, विशेष बहुमत का मतलब क्या, 2/3 चाहिए मत चाहिए, साथ में क्या चाहिए, राज्य विधानमंडलों की स्वीकृति चाहिए। बिना राज्य विधानमंडल के नहीं कर सकते आप। अब देखो अब क्या चेंज कराओगे, अब भारत जो बना है स्टेट से मिलकर बना है कि नहीं, और राज्य में ही कुछ नियम कानून लगाना चाहोगे आप अगर संशोधन नहीं कर रहे हो तो। लेकिन संसद राज्य के विधानमंडल की स्वीकृति मिलेगा ही तो कैसे कानून पास होगा, है कि नहीं। तो ये विशेष वाला काफ़ी ध्यान है, संसद के विशेष बहुमत एवं राज्य विधानमंडल की स्वीकृति से संशोधन। इसमें क्या हो रहा है, कुछ अनुच्छेदों में संशोधन के लिए विधेयक को संसद के दोनों सदन की विशेष बहुमत, देखो यहाँ पर दोनों सदन बोल रहा है,
यानी कि राज्यसभा लोकसभा दोनों में विशेष बहुमत मिलना चाहिए, 2/3 वोटिंग मिलना चाहिए, ये नहीं कि एक में मिल रहा है कि में नहीं मिल रहा है, दोनों सदन में मिलना चाहिए। ठीक है। कुछ संशोधन के लिए विधेयक को संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत तथा राज्य के कुल विधानमंडल में से आधे द्वारा स्वीकृत आवश्यक है। वाह, यानी कि जितने भी किसी राज्य का कुल विधानमंडल की संख्या है उसका आधा वोटिंग उनको मिलना चाहिए। सोच लो, राज्य के कुल विधानमंडलों से आधे द्वारा स्वीकृत आवश्यक है, यानी काफ़ी हार्ड है इसको पारित करना, यानी कि सब लोग चाहेगा तभी होगा। यानी राज्य के कुल विधानमंडल के आधे सदस्य होने चाहिए, साथ में कौन होना चाहिए, संसद के दोनों सदन यानी कि राज्यसभा और लोकसभा के 2/3 भाग यानी कि विशेष बहुमत से पारित किया जाएगा। ये तीनों लोग मिल के कर सकते हैं, ऐसा अकेले नहीं हो सकता। ठीक है। इसके द्वारा कौन सा, देखो अब है तो भारी, तो इसमें चेंजेस भी बहुत भारी होने का है कि नहीं। पहला तो चेंज है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन, अनुच्छेद नंबर 54 में जो जिक्र है, यानी कि निर्वाचन का जो प्रोसेस उसको भी चेंज कर देंगे हम लोग, चाहेंगे तो कुछ कर देंगे, ऐसे ही डायरेक्टर चुनने वाला कर लेंगे। यानी कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन से रिलेटेड जो भी बातें हैं उसको हम चेंज कर सकते हैं, इतना पावर इसमें। सोच लो ये कैसे हम निर्वाचन करवाएंगे, उसको जब मन करा जो मन करेगा उसके अनुसार करवा लेगा लोग, है कि नहीं। तो वही बोला, राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी जो चेंज करवाना है अनुच्छेद नंबर 54 में जिसका जिक्र है, राष्ट्रपति के निर्वाचन अनुच्छेद नंबर 54 ये चेंज करवा सकते हो। राष्ट्रपति निर्वाचन की कार्य पद्धति यानी कैसे कैसे निर्वाचन होता है, तो अनुच्छेद नंबर 55 में इसका जिक्र है। तो रखना अनुच्छेद नंबर 54 चेंज करवा लेंगे, अनुच्छेद नंबर 55 चेंज करा लेंगे। संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, यानी संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार कहाँ तक है उसमें चेंज करवा सकते हैं आप। राज्यों की कार्यपालिका, संघ मतलब सेंट्रल हो गया और राज्य मतलब समझ रहे हो स्टेट वाइज, तो राज्यों की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, इसको भी आप चेंज कर सकते हो। पाँचवा में केंद्र शासित क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय, यानी उच्च न्यायालय में चेंजेस करवा सकते हो, कैसे उच्च न्यायालय चलेगा, क्या होगा, कितना शासित प्रदेश में कितने उच्च न्यायालय होंगे, सब चीज़ चेंज करवा सकते हो। यानी केंद्र शासित क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय में परिवर्तन करवा सकते हो आप। संघीय न्यायपालिका में चेंज करवा सकते हो। राज्यों के उच्च न्यायालय हैं उसमें भी आप चेंजेस करवा सकते हो, नए नियम कानून लगवा दो। सोच लो कितना इसमें पावर है इस लास्ट वाले संशोधन में। राज्यों के उच्च न्यायालय में परिवर्तन हो सकता है। संघ एवं राज्य में विधायी संबंध, यानी संघ और राज्य मतलब सेंट्रल और राज्य में जो रिलेशन होता है उसमें भी आप चेंज करवा सकते हो कि ये वाला रिलेशन इसके साथ नहीं होना चाहिए, है कि नहीं। जैसे कुछ टॉपिक होता है ना, जैसे सेंट्रल और क्या होता है स्टेट दोनों काम करता है साथ में, तो चाह सकते हैं तो उस टॉपिक को ही चेंज कर देंगे सकते हैं। तो ये बोला संघ एवं राज्य के विधायी संबंध यानी कि नियम कानून संबंध जो है वो हम चेंज कर सकते हैं। 7वीं अनुसूची का कोई भी विषय, 7वीं अनुसूची आपने पढ़ा दिया आपको, तो ध्यान देखिएगा, आप रिविजन कीजिएगा। ठीक है। तो 7वीं अनुसूची के जितने भी विषय हैं उसमें चेंज करवा सकते हैं। संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, यानी संसद में जो राज्य के कितने प्रतिनिधित्व हैं, यानी कौन कौन से राज्य से कौन कौन लोग आ रहे हैं, तो उनको भी आप चेंज करवा सकते हैं। क्या क्या नियम, कुछ नए नए नियम कानून बना दो आप संसद के राज्य के प्रतिनिधित्व के लिए, ये भी किया जा सकता है। सोच लो, संविधान संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित उपबंध, लो सबसे डेंजरस तो ये है 11 नंबर, इसमें बोला संविधान संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित उपबंध, यानी कि संविधान संशोधन कैसे करना है उसको ही चेंज कर देंगे हम लोग। लो यानी कि जैसे अभी जैसे ये वाला जो थर्ड वाला प्रोसेस क्या है हार्ड है, तो हम चाहेंगे तो इसका इस्तेमाल करके हम इसको आसान कर देंगे। सोच लो, यानी कि खुद ब खुद संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया उसमें चेंज करने का अधिकार देता है जो थर्ड वाला है ये। सोच लो, यानी जैसे 3 प्रोसेस आपने पढ़ा ना, 3 प्रोसेस अभी पढ़ा आपने, ये तीनों प्रोसेस को भी हम चेंज चाहें तो चेंज कर सकते हैं ये थर्ड वाले का इस्तेमाल करके। सोच लो कितना डेंजरस है ये। फिर से पढ़ लेते हैं क्या क्या चेंज कर सकते हैं हम लोग। पहले तो पढ़ लेते हैं किसका क्या क्या चाहिए, किसका किसका चाहिए हमको, पहले वोटिंग चाहिए। तो पहला तो है कि इस अनुच्छेद में चेंज करने के लिए, संशोधन के लिए क्या चाहिए, विधेयक को संसद के दोनों सदन द्वारा विशेष बहुमत यानी कि 2/3 वोट मिलना चाहिए। साथ में जो राज्य के कुल विधानमंडल है उसका आधे लोगों का समर्थन चाहिए, तब जाके ये वाला विशेष बहुमत आएगा, मतलब जो नया वाला जो है ये मतलब संविधान संशोधन ये वाला होगा। ठीक है। इसके लिए क्या चेंज करेंगे, एक और रेटिंग मार ध्यान दीजिएगा। राष्ट्रपति के निर्वाचन अनुच्छेद नंबर 54, राष्ट्रपति के निर्वाचन कार्य पद्धति अनुच्छेद नंबर 55, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, राज्यों की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, केंद्रीय क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय, संघीय न्यायपालिका, राज्यों के उच्च न्यायालय, संघ एवं राज्यों में विधायी संबंध, 7वीं अनुसूची का कोई विषय, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, और लास्ट है संविधान संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित उपबंध, ये सारे चेंज करवा सकते हैं। ठीक है। तो ये था हमारा संविधान में संशोधन। तो कुल मिलाकर हमने कितना टॉपिक खत्म करा, आज हमने पढ़ा 15 से लेकर 19 तक। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।